स्पाई बलून विवाद के बाद यूएस के लिए एक नया सरदर्द चाइना की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। चाइना यूएसए में ऐसे जमीनें खरीद रहा है जो कि मिलिट्री बेसेस के पास हो। वैसे चाइना और यूएसए के बीच रिलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि चाइना यूएसए के ऊपर स्पाई करता है और उसके टेक्नोलॉजी चुराता है। ऊपर से उसके ऊपर नजर भी रखता है। ये यूएस को पता चलने के बाद उसने कुछ नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी या इंडिविजुअल को अगर जमीन खरीदना है जो कि यूएस मिलिट्री बेस के 100 माइल्स रेडियस के अंदर है, तो पहले यूएस गवर्नमेंट के परमिशन लेना पड़ेगा। और ये यूएस के 8 मिलिट्री बेसेस के ऊपर लागू होता है। वैसे चाइना के फूफैंग ग्रुप ने 370 एकड़ के जमीन खरीदा था एक कॉर्न मिल खोलने के लिए, जो कि ग्रैंड फोक्स एयरबेस के 12 माइल्स के रेडियस में आता है। ये एक $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है और इसमें कम से कम 200 लोग काम करते हैं। यूएस एयरफोर्स ने इसके ऊपर एक लेटर अपने हायर डिपार्टमेंट को लिखा था कि ये मिल एक सिक्योरिटी थ्रेट है। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने नए रूल्स लागू कर दिए हैं। श्रीलंका अब जिस फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहा है, इसमें उसके पास ना ही डॉलर बचा है और ना ही कोई दूसरी करेंसी, क्योंकि उसकी फॉरेन रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो है। इंडिया ने श्रीलंका को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उसको सारे ट्रेड्स इंडियन रुपीस में करने के लिए कहा है। इसके ऊपर अब डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, जो कि एक कैबिनेट रैंक के ऑफिसर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में, और श्रीलंका के हाई कमिश्नर लिनिडा मोरागाडा के बीच में बात हुआ है। इसमें रूपी ट्रेडिंग के साथ साथ पावर और एनर्जी सेक्टर के ऊपर दोनों देशों के काम करने के ऊपर भी बातचीत हुआ है। वैसे 18 ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए एग्री हुए हैं। इसमें मलेशिया, बांग्लादेश, रसिया, यूएई जैसे कंट्रीज शामिल हैं। पिछले दिनों रसिया ने रूपी ट्रेडिंग को थोड़ा स्टॉप करने के लिए कहा था, क्योंकि अगर हम देखें तो रसिया इंडिया से कुछ ज्यादा चीजें इंपोर्ट नहीं करता है, बट इंडिया रसिया से ऑयल के साथ साथ मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करता है। तो रसिया ने कहा कि ऐसे तो उसके पास रुपयों का भंडार बन जाएगा और वो इन रुपयों का करेगा भी क्या। वैसे ये बता दूं कि रसिया ही पहला कंट्री था जो इंडिया के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए जोर दिया था। यूक्रेन ने रसिया के ऊपर बखमत में फास्फोरस बम यूज करने का क्लेम किया है। एक्चुअली यूक्रेन के आर्मी ने एक ड्रोन फुटेज जारी किया है जिसमें बखमत शहर के ऊपर सफेद फास्फोरस की बारिश होते हुए दिख रहा है। वैसे फास्फोरस बम यूज करने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, पर सिविलियन एरिया पे अगर ये गिरता है तो ये वॉर क्राइम के कैटेगरी में आता है। ये बम जब गिरता है तो काफी बड़े जगह पे फैल जाता है और फास्फोरस पे आग जल्दी फैल जाता है, जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल है। रसिया पर पहले भी ये यूज करने का आरोप लग चुका है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट में कहा है कि रसिया ने फास्फोरस बम बखमत में एक सुनसान इलाके पे गिराया है। कीव के स्पेशल फोर्स कमांडर ने इस पे ऐड करते हुए कहा कि कीव शहर के ऊपर रसिया की आर्मी कंटिन्यूअस अटैक कर रही है और ये फास्फोरस अटैक कब हुआ है ये क्लियर नहीं है। वैसे लास्ट ईयर जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था तब भी यूक्रेन ने यही ब्लेम रसिया पे लगाया था और रसिया ने भी ये एक्सेप्ट किया था और कहा था कि उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन को वायलेट नहीं किया है। माओइस्ट नेता पुष्पकमल प्रचंड के नेतृत्व वाली 4 महीने पुरानी गठबंधन सरकार से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो कि 4th लार्जेस्ट पार्टी है हाउस में, 21 मेंबर्स के साथ अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। इससे नेपाल में फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के पास अभी भी सबसे ज्यादा सीट्स हैं, फिर भी अब उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा। नवंबर 26 के इलेक्शन के बाद आरएसपी ने पुष्पकमल दहल के गवर्नमेंट में शामिल हो गए थे, लेकिन फरवरी 2023 में अपने सारे मिनिस्टर को वापस बुला लिया था, बट सपोर्ट जारी रखा था। बाद में अप्रैल में हुए इलेक्शन में 2 सीट्स जीतने के बाद प्रचंड ने आरएसपी को सरकार में शामिल होने के लिए बुलाया था, बट उनके बीच में प्रॉपर पावर शेयरिंग नहीं हो पाने की वजह से आरएसपी ने पीछे हटने का फैसला लिया। आरएसपी ने प्रचंड सरकार के ऊपर करप्शन के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाने का आरोप लगाया है। अब प्रचंड सरकार कितने दिन तक सत्ता संभाल पाती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।